हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ ए के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। मैथ ए उसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और मैथ ए के पार्ट 4 में पार्ट 3 तक हम बेसिकली देखो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उसमें हम जो जेवीटी का जो सीईटी हुआ था 2020 में उसमें जो मैथ सेक्शन पूछा गया था उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, कर चुके हैं। ठीक है। और मैथ ए का जो पार्ट 4 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिस प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे वो होगा जेवीटी का जो सीईटी हुआ, सॉरी जेवीटी का जो टीईटी हुआ, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ जुलाई 2019। जो जेबीटी का टेट होता है उसमें मैथ सेक्शन के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट 4 से हम इस सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो जेबीटी का जो टेट हुआ था जुलाई 2019 में। 2019 में जो टेट हुआ था वो 2 बार हुआ था, पहली बार थी जब 2 बार हुआ, तो एक जुलाई में हुआ, एक नवंबर में। तो पहले हम जुलाई वाले को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा था कि एक गोले का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2d। एक गोला है जिसकी त्रिज्या, ये कह रहा है कि हमारे पास एक गोला है, एक बॉल है ना। फील करो कि हमारे हाथ में मैंने बॉल पकड़ी हुई है। लेट्स सी दिस, कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ आउट कर लेते हैं। ये गोला उतनी खास बनी नहीं वैसे, मान लो ये एक बॉल थी, ठीक है। ये कोई मेरे हाथ में गेंद है, ये बोल रहा है ये उस बॉल का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से लेकर उस गोले तक की जो एक अंतिम छोर है वहाँ तक की दूरी, ये बोल रहा है उसकी जो ये रेडियस होती है। तो ये बोल रहा है इस गोले की रेडियस है 2d/3, 2d/3, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होगा ये हमें चीज़ दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि एक गोला है जिसकी रेडियस आपको 2d/3 दी हुई है। उसका वॉल्यूम बताना है आपने, वॉल्यूम v, आयतन क्या होगा उसका। अच्छा, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। और घन मात्रक तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम आयतन की जो बेसिक यूनिट है वो घन मात्रक है, यूनिट इकाई जो है। घन मात्रक लिख दो या जो मात्रक दी उसका घन कर दो, एक ही बात है। अच्छा, तो मैं रख सकता हूँ, फिर इस फार्मूले में रखूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ इस वाले 4/3 पाई का मेरे को बोला नहीं कोई पाई के बारे में कुछ भी, लेकिन आर क्या है 2d/3 की पावर 3। अच्छा, एक चीज़ नोट करना, a और b की पावर अगर 3 दी हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 3 और b की पावर 3, मतलब मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ। तो 4/3 इंटू पाई की जगह पाई रहने दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। फिर d³ अलग से हो गया और 3×3 कितने हो गए 27 हो गए, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व कर लिया यहाँ लिख देते हैं। तो ये बराबरी बेसिकली ये चलता रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 27 कितने होते हैं 81, कुछ कट तो रहा नहीं है, नीचे तो 81 बन गया, ऊपर क्या बना 8 चौके 32 और πd³ और लास्ट में लगा दो घन मात्रक। कट तो इनमें कुछ रहा नहीं है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप इसमें, आपका 32 ऑप्शन ए, 32/81 πd³ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। तो ये इस तरीके से निकला है।
देखो कुछ नहीं है, गोले पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इनके फॉर्मूले बेसिकली रिमेंबर होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, आर रिप्रेजेंट रेडियस, पाई का मान हम लेते हैं अप्रोक्सीमेट 22/7 और 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इनकी डेरिवेशन कैसे हुई है जब हम मैथ भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, तब मैं आपको इनकी जो है डेरिवेशन बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें ये फार्मूले रिमेंबर रखने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ये तो क्वेश्चन हो गया, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखो एक होता है गोला और एक होता है अर्धगोला, इसका आधा हेमिस्फीयर, एक ये इसको बोलते हैं स्फीयर गोला, और एक होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, इसकी फिगर लाइक से इस तरीके से वॉल है, मान लो आपके पास एक बॉल है रबड़ की है, कोई भी बोले, उसको आपने बीच में से काट दिया तो कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएगी आपके पास। ध्यान से देखो, ये गोला और ये हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा इसका जो स्फीयर है इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम की जो बेसिक यूनिट है वो घन मात्रक, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, घन मात्रक लिख दो, या आपके पास जो मात्रक दिया होगा उसका आप क्या कर दो, घात 3 कर दो, या तो आप हिंदी में ऐसे लिख लो, या जो मात्रक दिया, जैसे सेंटीमीटर दिया होता तो मैं सेंटीमीटर की घात 3 लिख देता, ये लिखने के तरीके है। ठीक है, इसका क्या होगा फिर, अगर इसका आयतन ये है तो इसका आधा होगा, तो इसको आधा कर दो। आधा कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो देखो 4, ये पूरे का होता है ना पाई आर क्यूब, अब इसको आधा करना तो इसको मैं क्या डिवाइड बाय 2 लिख देता हूँ, नीचे ही आएगा ना, भाग तो बटेगा, मतलब बटे के नीचे आएगा 2 से 2 कट गया, तो अर्धगोले का आयतन क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, और घन मात्रक वो तो लिखना ही पड़ेगा, घन मात्रक या मात्रा का घन लिख दीजिए। तो क्या ये देखो, याद सिर्फ हमें ये होना चाहिए, ये तो डिराइव हो रहे हैं, अगर इसका ये है तो इसका आधा कर दो तो आधे का आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ये तो आ गई इसकी डेरिवेशन के साथ साथ। अच्छा इसका जो एक देखो, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कवर्ड सरफेस, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो क्या ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसका कर्व भी यही होगा और टोटल भी यही होगा, तो क्या होगा, कितने खाने बने, 1 2 3 4, एक का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, कितना बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो और एरिया की बात कर रहे हैं तो वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक है, अच्छा इस तरफ आ जाओ, अगर अब इसका तो देखो कर्व भी एक ही था, और अगर आप टोटल निकालते तो भी एक ही आता, क्योंकि इसमें कर्व बेसिकली वही बन रहा है और टोटल भी वही रहेगा। ठीक है, इसमें इस बॉल को जैसे मैंने फाड़ा तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, जो बाहर आपको दिखेगा वो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन जो उसके अंदर का जो आपको एक वो प्लेट सी बन जाएगी वो सर्कल तो बनेगा, लेकिन वो इसके कर्व ये होगा कर्व सरफेस एरिया, जो बाहरी हिस्सा होता है, जो कर्व वक्र बन रहा है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं मिलेगी आपको, ये वाला जो देखो, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, कितने सर्कल आएंगे नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका आधा ही होंगे ना, ये 4 थे तो आधे के कितने आगे, वर्ग मात्रक तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया। अच्छा अब इसको देखो टोटल सरफेस एरिया, तो भाई 2 तो ये बन रहे थे, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक सर्कल ऊपर भी तो है, 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर हो गया वर्ग मात्रक। तो ये फार्मूले बनते हैं, देखो या तो ये करना होता है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, अगर आपको ये आता है तो बाकी तो समझ के हो जाते हैं, बाकी अगर आप फिगर में अपनी इन्वॉल्वमेंट दोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम जो, अगर आपने मेरे पार्ट 1 को देखा होगा तो मैंने आपको वहां पर भी सॉल्व करना बताया था कि ये बोल रहा है एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है 4/² -4/+1, इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स, है ना। अगर आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो ध्यान से देखो, कई कॉन्सेप्ट तो हम यही सीख रहे हैं। जितनी डिग्री, ये पॉलिनोमियल इन y है, वेरिएबल y के साथ द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है ये, किसके साथ, चर y के साथ, ये y चर, इनका फिक्स मान नहीं होता। अब मेरे को ये बात बताओ कि फैक्टर कितने होंगे इसके। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर। कितनी डिग्री है, डिग्री क्या होती है बेसिकली, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन। इसमें y, ये जो वेरिएबल होते हैं ये इसके कोफिशिएंट होते हैं और ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब वेरिएबल तो है y की यहां पर पावर है 1, यहां पर तो y की पावर है 0, यहां पर y की पावर है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 2। तो दिस इंप्लाइज दैट इसके फैक्टर भी कितने आएंगे, 2। अच्छा जी, अब इसको निकालने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। एक ये चीज कि 2 फैक्टर वो निकालेंगे कैसे, एक था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, पार्ट 1 में आपको डिटेल से बताया था मैंने कि बीच वाली टर्म को तोड़ो और उसको एक प्रोसीजर के तहत लेके आओ, आपको फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका था कि आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, लाइक से इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन क्या हैं, A, B, C, D। इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो हैं, इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो हैं 2y+1, 2y+1, एक ऑप्शन ये आ गया 4y-1, या फिर 4y-1, एक है 2y-1, 2y-1, अच्छा 2y-2, 2y-2, ये इसके ऑप्शन है। ये एक तरीका तो ये है कि आपको मेथड आता हो तो बाय मेथड कर लीजिए आप, या फिर आपको ये पता हो कि जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो इनमें से इनको गुणा, देखो अलग अलग में, पहले A को गुणा करूंगा, B को गुणा करूंगा, C को गुणा करूंगा, जिसको गुणा करके मेरे को ये मिल जाएगा ना, वो हमारा आंसर होगा। आप गुणा करके देखेंगे, मैं दोनों मेथड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहले लगाते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ये इसको लगाने से पहले हम इसको लगा लेते हैं। पहले ए, ऑप्शन ए को लेता हूं मैं, ठीक है, गुणा करके देखता हूं, अंडरस्टैंडिंग भी है। 2y+1 इंटू 2y+1, कैसे करते हैं गुणा, कोई भी एक ब्रैकेट सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी को दूसरी को गुणा कर दीजिए, और +1 और 2y+1, हालांकि ये a+b का होल स्क्वायर भी बन सकता था, लेकिन नहीं, गुणा ही करेंगे हम। 2y 2 दूनी 4y² बन गया, प्लस 2y बन गया, प्लस 2y बन गया, प्लस एक बन गया, 2y और 2y कितने हो गए, 4y² प्लस 4y+1। क्या इससे गुणा करने पर हमें ये मिला, ध्यान से देखो, क्या मैच कर रहे हैं ये और ये, नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, पहला तो गया। दूसरे को चेक करो, लेकिन ये देखो अब आपका ये टाइम लेगा, है ना, मेथड से भी समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपको फिलहाल आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, तो अगर आपको मेथड नहीं आता है तो आप ऐसा करके देख लीजिए, एक नंबर क्यों गंवाना, ठीक है। 4y-1 और दूसरा है 4y-1, तो देखते हैं 4y, अब मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। 4y जैसे पहले तो 16y² हो गया, ठीक है जी, 16y² -4y हो गया, -4y हो गया,
और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 4y और 4y कितने हो गए? 8y हो गए, माइनस के 8y। क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अब थर्ड पे आओ, थर्ड ऑप्शन देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है मैंने। ठीक, ये कितना बन रहा है? 2 और 2 4y² बन गया, फिर 2y से माइनस का 2y बन गया, फिर माइनस का 2y बन गया, और माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया। तो 4y² माइनस 2y और माइनस 2y माइनस का 2y और माइनस का 2y माइनस का 4y बन गया प्लस 1। क्या मैच कर गए? ध्यान से देखो, तो इस ऑप्शन से मैच करे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो था कि भाई अंडरस्टैंडिंग वे से आप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। मेथड क्या होता है इसका? अब मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक है, मेथड क्या है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है ना, स्प्लिट करना है अपने मिडल टर्म मेथड को। तो कैसे स्प्लिट करेंगे? पहले ये रफ लाइन है सपोज, तो आपने पहली रकम, पहली टर्म जो है इनटू थर्ड टर्म, देखना मेथड को ध्यान से समझना, अगर एक बार समझ में आ गया तो समझ लो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहली और तीसरी को गुणा करो। अभी मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पहली और तीसरी। पहली रकम क्या है? ध्यान से देखना, 4y² इंटू 1 को गुणा किया तो क्या 4y² ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही रकम आती है। ठीक है जी, अब ये पहली और तीसरी को गुणा कर लिया। अब मैंने माइनस की जो बीच वाली रकम है, स्प्लिट करना है बीच वाली, और बीच वाली टर्म क्या है? बच्चे बोल रहे होंगे 4y, नहीं भाई, माइनस का साइन भी तो है। ये जो साइन होता है हमेशा इस रकम का होता है, पिछले वाली। ठीक है, अब देखो माइनस का 4y। अब इस रकम को 2 टुकड़े करने इसके, इस तरीके से करने हैं कि जमा करूं तो यही आ जाए और गुणा करूं तो ये आ जाए। अब वो कैसे पता लगाना? इस माइनस को रहने दो, इस 4 के टुकड़े करो। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 कैसे टुकड़े कर लूं? देखो 4y बनाना मैं, और जमा करूं तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है? बाय तो लगाना है दोनों के साथ ना, ध्यान से देखो, माइनस का 2 और माइनस का 2 जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? माइनस का 4y बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, बनेगा। मेरे पास -2 मतलब मेरे पास 2 रुपये उधार थे, मैंने 2 रुपये उधार और ले लिए, तो मेरे पास उधार कितना हो गया? -4। ठीक है, अब गुणा करो, साइन गुणा साइन कितना हो गया? माइनस का 2y गुणा माइनस का 2y करो वाला, इनको गुणा करो। अब माइनस गुणा माइनस प्लस 2 दूनी 4, बाय गुणा बाय y²। क्या कंडीशन फुलफिल हो गई? गुणा करने पर मेरे को ये मिल गया, जमा करने पर मेरे को ये मिल गया, तो मेरे को टर्म में मिल चुकी हैं। तो मैं अब ये असली जगह आऊंगा। 4y² माइनस का 2y माइनस का 2y प्लस 1, बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट करके ये लिख दिया। देखो ध्यान से देखो, और ये काम करने के बाद आपके पास 4 टर्म बन चुकी होंगी। देखो 1 2 3 4। अब जब 4 टर्में बन चुकी हैं तो आपने पहली 2 से कुछ कॉमन करना है और अगली 2 से कुछ कॉमन करना है। अब यहां से क्या कॉमन हो सकता है? 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। अब यहां 2 है, क्या दोनों के पास y है, वो कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा? अब मेरे पास 2y माइनस 1 बचा, क्योंकि 2y जा चुका है तो 1 तो बचा ही है। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? माइनस दोनों के पास नहीं है, ध्यान से देखो। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब कि 2 माइनस है इसके पास, क्योंकि प्लस का मतलब ही होता है माइनस गुणा माइनस, तो इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, तो -1 कॉमन कर लिया मैंने, तो 2y -1। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको पता ना लग रहा हो ना तो एक बार अंदर गुणा करके देख लो, वापस यही बनते हैं। 2 दूनी 4y² माइनस का 2y माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 1, वापस से हटके यही पहुंच जाते हैं, चेक करना हो तो। और अगर आप सही कर रहे होंगे तो मैंने बताया था ये दोनों ही ब्रैकेट सेम आएगी। क्या आई है सेम? अगर आपकी सेम नहीं आई तो समझ लो कहीं गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक है, एक ब्रैकेट को इसको लिख दो जो कॉमन थी, और जो बाकी बच गई है वो लिख दो। ये बन गए इसके फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच किए थे? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा,
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक आपके पास समीकरण है, एक इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, हल बताना है, सॉल्यूशन बताना है। ठीक है जी, ऑप्शन थे हमारे पास 2,0 सॉरी 0,2, सेकेंड ऑप्शन था 4,0, थर्ड ऑप्शन था 1,1 और फोर्थ ऑप्शन था 2,0। चलो देखते हैं इसको। अच्छा, सोल्यूशन होता क्या है किसी भी, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू के निशान है था, जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का निशान आ जाए वो इक्वेशन होती है। ठीक है जी, है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर वो छोड़ो, बात की बात है। इसके सोल्यूशन क्या होंगे? अच्छा, ये क्या होता है? एक्स वेरिएबल, ये होता है वाई। ये रिप्रेजेंट, पहला जो वेरिएबल होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाई को। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं किसके सोल्यूशन वो होंगे, एक्स और वाई की वो वैल्यू होंगी जिनको यहां पर रखने पर ये बराबर हो जाए। इनमें से एक्स और वाई का अगर मान मैं यहां पुट कर दूं और ये दोनों ही चीजें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली सोल्यूशन क्या होते हैं, मैं ये एक लाइन लिख रहा हूं, देखो नेक्स्ट टाइम आपको वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfy given equation। यहां पर लिखा कि सॉल्यूशन होते कि किसी इक्वेशन के, ये वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स होती हैं, वेरिएबल एक्स और वाई जिनका मैं फिक्स मान पता नहीं, वेरी करते रहते हैं। एक प्रश्न के लिए अलग मान आएगा तो दूसरे में इनका मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इनका फिक्स मान नहीं होता। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, एक्स और वेरिएबल के बेसिकली वो मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो 1 by 1 चेक करते हैं। मैंने एक्स की जगह पहले रखा 0 और वाई की जगह रखूंगा मैं 2। तो एक्स की, देखो पहले ए को ट्राई कर रहा हूं मैं, एक्स की जगह 0 और y की जगह 2, क्या बराबर आया? क्या 4 और -4 कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये वाला आंसर नहीं है। बी ऑप्शन को ट्राई करो। 4 - 2 गुणा 0 बराबर है 4। क्या 4 और 4 आपस में बराबर होते हैं? तो बिल्कुल बराबर होते हैं, तो बाकी को करना है क्यों? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर ये बराबर है तो ये इस इक्वेशन का आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। औरों को भी चेक करके देख सकते हो, और ये नहीं है, अगर ये है तो फिर ये नहीं है, ये मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपने ऑप्शन से पुट करके देखना था, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाना था आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि -1 की पावर 1000, इसका आपको, आप जब इसका मान क्या आएगा? ऑप्शन दे रहे हैं कि -1 होगा, 1 होगा, 1000 होगा या -1000 होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 2, वैसे ये पावर का मतलब होता क्या है? जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि आपने 2 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता कि जैसे यहां पर बोल रहा है मेरे को, इसका मतलब ये है। अच्छा, मैं ये लिखता -2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है कि -2 को आपने 3 बार गुणा करना है, यही मतलब होता है ना। अच्छा, उसी तरह -1 का मतलब क्या है? 1000। उसका मतलब क्या है कि -1 को आपने 1000 बार गुणा करना है। ऐसे ऐसे करके -1000 तक आप जाओ, जब गुणा कर लोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन इतना लंबा थोड़ा ना करना है।
इसको मैं आपको करने का, पावर का मतलब तो लग गया ना आपको पता, पावर का मतलब क्या होता है। अच्छा मैं माइनस एक की पावर एक निकालूं तो इसका मतलब क्या है, माइनस एक ही आएगा, एक बार गुणा होगा तो एक ही आएगा। अच्छा माइनस एक की पावर में दो निकालूं तो माइनस एक गुणा माइनस एक होगा, क्योंकि साइन गुणा साइन होते हैं तो कितने बन गए, माइनस माइनस प्लस, और एक एकम एक। अच्छा माइनस एक की पावर में तीन निकालूं तो माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक, तो कितनी बार आ गया, देखो माइनस गुणा माइनस बन गया, यहाँ ये साइन गुणा हो गया तो माइनस गुणा माइनस बन गया प्लस, फिर यहाँ से यहाँ प्लस गुणा माइनस कितने होंगे, प्लस माइनस माइनस, एक गुणा एक एक तो माइनस एक। अच्छा माइनस एक की पावर में चार निकालूं तो माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक गुणा माइनस एक। अब ध्यान से देखो साइन माइनस गुणा माइनस, पहले मैं साइन नौ की गुणा, देखो साइन साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस प्लस, पहले मैं दो को गुणा कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस साइन कर रहा हूँ, फिर प्लस माइनस, यहाँ से जब मैंने साइन को तो माइनस, फिर माइनस गुणा माइनस, फिर क्या बन गया प्लस, तो साइन तो आ गया प्लस, एक को एक से गुणा किया तो एक, तो यहाँ पर आ गया प्लस वन। एक चीज़ नोट कर रहे हो आप, ऐसे कंटिन्यूसली आप करते जाओगे आपको एक माइनस एक देखने को मिलेगा। तो देखो एक चीज़ नोट करो, आप जब माइनस एक की पावर 5 निकालोगे तो आपके पास आएगा माइनस एक, जब आप माइनस एक की पावर 6 निकालोगे तो आपके पास आएगा प्लस का एक। उसी तरह तो एक चीज़ नोट करो, माइनस एक की पावर जब जब इवन है, इवन समझते हो आप, जो टर्म दो से भाग हो जाती है, जैसे कि दो से भाग हो जाता है 4, जब जब घात इवन है, माइनस एक की जब जब घात इवन है तो हमारे को आंसर क्या मिल रहा है, प्लस का एक। देखो ये दो से भाग हो जाता था, ये इवन है, दो के पहाड़े में जो जो टर्म आएगी तो प्लस का 1, 4 दो से भाग हो जाता है तो प्लस का 1, 6 दो से भाग हो जाता है तो प्लस का 1। तो जैसे माइनस एक की पावर इवन होगी तो आंसर आएगा प्लस का 1, और जैसे ही माइनस एक की पावर ओड होगी तो आंसर क्या आ रहा है, ऑड मतलब जो दो से भाग नहीं होता, एक दो से भाग नहीं होता तो माइनस एक, 3 दो से भाग नहीं होता तो माइनस एक, 5 दो से भाग नहीं होता तो माइनस एक। तो ये दो चीजें, अगर मैं इसी चीज का यूज करूं तो माइनस एक की पावर 1000, 1000 इवन है कि ऑड है, 1000 दो से भाग हो जाता है, 500 दूनी 1000 दो से भाग हो जाता है तो ये कौन सी टर्म है, इवन, और माइनस एक की पावर अगर इवन हो तो आंसर क्या आता है, +1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जी समझ में आई कि अगर माइनस एक की पावर कभी भी इवन आए तो हमेशा उत्तर +1 आएगा। क्यों आएगा, ये चीजें देखो, यहां से समझो, ऐसे से निकालते जाओगे आपको यही मिलेगा, +1 -1 +1 -1। तो माइनस एक की पावर इवन, आंसर +1, लेकिन माइनस एक की पावर जब आपको ऑड दी होती है तो आंसर -1 आता। मान लो यहां पर 1000 एक ना लिख के मेरे को ये पूछ लेता वो, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, देखना, मेरे को लिख देता माइनस एक की पावर 1025 या 10,025। अब बताओ मेरे को, क्या ये दो से भाग होता है? अब पता कैसे लगाना, लास्ट 5 2 से जाता है, नहीं जाता है, तो इसका आंसर आएगा -1। अच्छा मेरे को बोलता है माइनस एक की पावर 82 लास्ट डिजिट देखना होता है, दो के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये क्या हो गया, इवन है तो +1। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन बेसिकली, -1। और एक कभी अगर आपसे ये पूछे कि एक की पावर समथिंग कुछ भी हो तो वो तो हमेशा एक ही होगा, एक को आप जितनी मर्जी बार गुणा करो आपस में आपको एक ही मिलेगा। लेकिन माइनस वाले में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान रखना है कि -1 की पावर अगर इवन हो, इवन ऑड आपने याद ही नहीं रखना है, ऐसे सोचना है कि 1000 पे नहीं जाना आपने, 1000 आपको पता होना चाहिए इवन है क्या, -1 की पावर 2 क्या होगी, इवन है ना, 2 क्या होगी, +1। तो ये भी इवन है तो ये भी क्या होगा फिर +1। बस ऐसे करना, याद तो करना ही कुछ नहीं है। सो मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 + 1/100 + 5
अपॉन 1000 प्लस 51 अपॉन 10,000। इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? ये है डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? अच्छा, जोड़ने आता है ना आपको? देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, नोट रखना हमेशा। क्या 5 को मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है? 5.0 लिख दूं। अच्छा, मैं 5.00 लिख दूं तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये बराबर है। इसके बाद मैं 5 को ऐसे लिख दूं, 1 2 3 0 लगा दूं, 4 लगा दूं, 5 लगा दूं। 0 लगाने के बाद कोई फर्क, दशमलव के बाद आप अगर आप किसी अंक के बाद 0 लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक रकम है 1.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.50। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.500। लगाना ये नहीं कि 1 2 लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद 0 लगा सकते हैं आप, और कोई रकम नहीं लगा देनी आपने। 1.56 है तो मैं इसके, मान लो 1.5 था मेरे पास तो 3 0 लगा दो, 4 लगा दो, 10 लगा दो, जितनी मर्जी 0 लगा दो। ये और ये एंड जो अंततः सेम रहने वाले होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप देखो, अब इनको जोड़ता हूं मैं, जहां तो आती है ना करने। ये कितना बनेगा? पहले मैं इसको लिख लेता हूं। ये कितनी 0 है? 1 2 3 4, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे सबसे बड़े, तो मैं इसको आगे 4 0 लगा सकता हूँ। ये मैंने आपको अभी बताया क्यों लगा सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसको कन्वर्ट करो 1/100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पहले 3 अंक बढ़ाओ इसके ऊपर वाले के। कितने डिजिट है? 3, तो 3 बढ़ाओ। 3 कैसे बढ़ाने पर? वो एक ही रहना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? 3 बन गए। अब जितनी 0 हैं उतने अंक पहले आप डेसिमल लगा दो। 1 2 2 0 तो 2 अंक छोड़ के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.01। और मेरे को पता है उसके बाद मैं जितनी मर्जी 0 लगा सकता हूँ, जितनी मेरे को रिक्वायर्ड हो, तो मैंने ये लगा दी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो 5/1000। इसके बढ़ाने कितने अंक? ऊपर वाली की 5 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, तो 1 2 3 और 5वें पे, ये चौथे पे खुद आ गया, बढ़ गए 4। अब जितनी 0 हैं उतने अंक पहले डेसिमल लगा दूं, तो 3 0 1 2 3 यहाँ पर आ गया डेसिमल, तो क्या बन गया 0. डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए, है ना, 005, और एक 0 मैं अपनी मर्जी से लगा लूंगा, ठीक है। और लास्ट को कन्वर्ट करो 51 डिवाइडेड बाई 10,000। जितनी कितने अंक है नीचे? 3, और कितने डिजिट है? 3 और 2 5, तो इसको भी 5 बनाओ, 1 2 3 और 2 खुद से 5 हो गए। अब जितने इसके आगे अंदर 0 कितनी? 1 2 3 4, तो 4 अंक पहले डेसिमल लगा दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.0051। ये सारे के सारे डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अब देखो इनको जोड़ना तो आपको आता ही है। इसका 1 आ गया, 10 आ गया, हाथ से 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा फिर? इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहा। आई होप आपको ये कन्वर्जन जो समझ में आई होगी। अगर नहीं पता चला है तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा वैक लीजिए, फिर से समझिए चीज़ों को। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ये कह रहा है कि यदि इफ 8a is equal to 35 स्क्वायर प्लस -27 स्क्वायर हो तो आपको a का क्या रखना है? a का मान क्या आएगा? अच्छा, ये कह रहा है कि a की जगह आप क्या रख दो? 62 रख दो, 72 रख दो, 82 रख दो, 52 रख दो। ये कह रहा है कि मैं a को ऐसी किस रकम से, देखो a को यहां पर रकम होगी, संख्या होगी, उसको गुणा करने, मान लो आता है x, सपोज इट, कोई नंबर ही आएगा, पर मान लो मैंने बोल दिया वो x नंबर, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, और इसको भी सॉल्व करने पर मेरे को x आए, ऐसा क्या मान रखूं मैं a का? वो ये बोलना चाह रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए।
ठीक है। लेकिन अगर आप बैठे यहाँ पर कि ऑप्शन रखने बैठे कि पहले ये गुणा किए फिर ये अलग से सॉल्व किए तो हो गया बात, ठीक है, फिर हो गया काम। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो यहाँ पर आपकी वही तो आपकी यही अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है कि वो आपने चीज़ों को कितनी प्रैक्टिस किया है, कितने बेहतरी से समझा है। देखो यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, 35 गुणा 35 करेंगे, फिर 27 गुणा 27 करेंगे, फिर माइनस करेंगे उसमें से, फिर 8 में से ऑप्शन 1 रख करके देखेंगे, फिर 72 रखेंगे, फिर बराबर आएगा और 3 घंटे उसी क्वेश्चन को लग जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना करना होता है ना। वो अलग बात है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, कई बार नहीं भी आती हैं तो पुट करके देखो, आप इनको अलग से सॉल्व करके देखो, वो अच्छा वे है लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपको। अगर आप उस वाले वे को अपना रहे हैं इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं आप, ठीक है। तो देखो 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर है, तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो, मैं ए मान लूँ, ए छोड़ो ए तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर क्या माइनस वाई स्क्वायर नहीं बन रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ एक्स 35 है और वाई 27 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बोलता है कि अगर इस तरीके का माहौल बनाओ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई पहली ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप बोले अगर आप इस चीज़ को ऐसे सॉल्व ना करना करके ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने लिखा 8a, देखना ध्यान से, मैंने लिखा 35 माइनस 27 पहली ब्रैकेट में और दूसरी में 35 प्लस 27, ठीक है। तो 8a बराबर है ये कितने बचे, 8 बचे इंटू ये 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6। अच्छा 8 मेरे को क्या निकालना है, a। जो चीज़ निकालनी होती है वो बराबर है कि इस तरफ और बाकी सब उस तरफ। 8 यहाँ गुणा कर रहा है एक को, दूसरी तरफ भाग करेगा, तो a बराबर है 8 गुणा 62 डिवाइडेड बाई 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, a का मान कितना आ गया 62, विच मीन्स a का मान ऑप्शन a इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो आ गया। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करते तो ये क्वेश्चन लेंथी होने वाला था, लेकिन देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे हो गया। ये बोलता था कभी भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का मिले तो आप इसको ऐसे कर लो सॉल्व, तो एक ही बात है सीधा ही। ये तो आपको मैंने ऐसे बताया, अदरवाइज तो ये डायरेक्ट कटने थे और डायरेक्ट आंसर आ जाना था, लेकिन फिर भी बढ़िया है, ठीक है। तो देखो फार्मूले ने कैसे हेल्प की। अदरवाइज एक तरीका ये था, एक तरीका ये भी था कि आप क्या करते हैं, पहले यहां पर लिखते 8a, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते। 35 गुणा 35 कितने होते हैं, 35 गुणा 35 कितने हुए, 25 2 5 ते 15 2 17, 5 ते 15 3 ते 9 1 10, ये होते हैं 5 7 5 12 और 2 और 1225, ठीक है। और आप उसके बाद आप 27 गुणा 27 निकालते, 7 7 49, 4 7 7 दूनी 14 4 18 इंटू 7 दूनी 14 1 5 9 12 6 7 729। इसमें से 729 माइनस करो है ना, यही माइनस करने ना, तो करके देख लो कितने बचते हैं। 15 में से 9 गए, 6 आ गए, 9 6, यहाँ पर 11 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ से फिर से 11 में से 7 गए 4, तो यहाँ पर आ गया ये, इसको जब ये आ गया 496। तो अब इसको ए ऑप्शन है, एक ही जगह आप 62 रख के देखो, 62 से तो 8 दूनी 16 8 6 48 और 1 49, तो ऑप्शन ए को रखने से हमारा काम बना। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन इसने अपना टाइम लिया, हालांकि अगर हम दूसरा लगाते तो वो टाइम नहीं लेता। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है आपने, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन कह रहा है 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है हमारा वही बात आ गई, देखो ध्यान से कि 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 0.42 प्लस 0.042 प्लस 0.0042 माइनस 0.00042, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। अगेन डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है,
तो पहले देखो ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की, इनको जोड़ लेता हूँ, बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जोड़ो, कैसे जोड़, मैंने आपको बताया था कैसे लिख सकता हूँ। कितने सबसे ज्यादा अंक, 1 2 3 4, नहीं सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद किसके पास है अंक, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो मैं सबके 5 ही बना लूँ फिर, ये 2 3 4 5, क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.042 और ये भी बन गए 5, और 0.0042 और ये भी बन गए 5। तो इनको पहले मैं जोड़ लेता हूँ, 0 2 6 6 4 0। इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करने वो वाले 0.00042 माइनस कर दो, ये 10 में से यहाँ से गया, 10 में से 2 गए तो 8, फिर यहाँ से गया 1 बचा था, यहाँ पर 11 बन गए, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पर 5 बचा है, ये 6 एज इट इज़ 4, तो ये वाला आ गया 0.46578। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 0.46578, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है कि 0.088 को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन है बेसिकली ना, डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो इसका मान क्या आएगा। जब आप इसको भाग कर देंगे, इस चीज़ को इससे भाग करने पर आपको क्या मिलेगा। तो ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, 4 था, 0.4 था, 0.04 था और 0.004 था। तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन आता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो आपको अपॉन 100 दिया होता है, ये डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आपको जो फ्रैक्शन में 10 की पावर देखने को मिलेगी, वो कैसे कन्वर्ट करने। लेकिन इसको आपने सिंपल कैसे बनाना, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप इसको दशमलव को भूल जाओ, ये कितना है बेसिकली, इसको ये 88 है कि नहीं है, 88 है, बिल्कुल है, ये 88 है ना। दशमलव का 88 को आप डायरेक्ट लिख दो। अब देखो, इसको मैं सिंपल नंबर में लेके आ रहा हूँ, फ्रैक्शन बना रहा हूँ इसकी में, है ना। तो ये 88 लिख दिया, दशमलव का लगाओ 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो ना, डिवाइड बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 22 लिख दो, दशमलव का 1, और दशमलव के बाद कितने अंक 1 है, तो ये ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने का, इसको पहले चेंज कर लूँ, 88 भाग नहीं आता मेरे को करने, मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिवाइड के साइन को ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, कर दिया। और जब आप बोले डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करोगे, तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 0 कैंसिल हो गई, 22 से 4, 22 से जो कि 88 होते हैं, 88 हो गए। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, 4/100 आ गया। अब इसको मैंने डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखना हो, क्योंकि आंसर में ऑप्शन मेरे डेसिमल में है, तो कैसे लिखेंगे, नीचे कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 बनाओ इसके, 1 2 3 बन गए। अब कितनी जीरो है, 2, तो 2 अंक पहले डेसिमल लगा दो ये। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच किया कि नहीं किया, ऑप्शन सी मैच कर गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक सही 127 है, सॉरी 127 216 का घनमूल निकालना अपने। घनमूल पार्ट 1 याद आया कुछ, घनमूल मैंने आपको पार्ट 1 में डिटेल से बताया था। घनमूल एक शब्द होते हैं 2, देखो
पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको चेंज करो सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको ये दिया हो 2 से ही 3/4, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 दूनी 8, 3 11/4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है। और कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करो और ये ऐड कर दो, तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, इसको लिखना हो मैंने इसी तरीके से, तो 216, नीचे तो 216 ही रहेगा। अच्छा 216 है कम, 216 और 216 में जब 127 ऐड करूंगा तो 216 1 2 7 7 6 13, आंसर 1 2 2 4 3 3 4 3, ये ऐसे आ गया। ध्यान से देखो, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा अब ये इसका घनमूल, इस पूरे का घनमूल, मतलब ये चीज याद आया कुछ पार्ट 1 को देखकर। कभी भी एक चीज यहां से एक प्रॉपर्टी याद रखना कि आपके पास क्या हो, ए और बी का आपको कभी घनमूल या घनमूल हो या वर्गमूल हो, उसको आप दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ए का आप अलग निकालो, फिर बी का अलग निकालो, फिर डिवाइड करो, तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का अलग निकालो बी का, तो क्या इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो घन का मतलब यहाँ 3 लिखना पड़ता है, अदरवाइज 2 कंसीडर, जो वर्गमूल कंसीडर होता है अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, 343 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216 हो गया। अब घनमूल, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था घनमूल का क्या मतलब होता है कि ये किसी संख्या का घन है, वो आपसे पूछना चाहता है उसका मूल क्या है। घन मतलब ये किसी संख्या की घात 3 है, पर वो किसकी है वो बताओ इसको। तो निकालने का तरीका क्या है, आप 216 के फैक्टर निकाल लो। 2 से गया तो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर 2 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, फिर 3 से चला जाएगा, 9 3 27, फिर 3 से चला जाएगा 3, फिर 3 से चला जाएगा 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप इसके भी निकाल लो। तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, तो इसको मैं कैसे लिख सकता, 1 2 3 3, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं 216। देखो 216 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसी तरह 343 को भी देख लो आप, 343 को देख लो, 7 से जाएगा ये, 7 चौके 28 और कितने बचे ये, 28 के बाद कितने हो गए, 9 7 63 और 7 7 49 7 7, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 7 7 7। तो मैंने आपको बताया था अब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। देखो घात 3 है ना, घनमूल है, तो 3 3 के पेयर बाहर निकलेंगे। अब जब 3 जोड़े बनेंगे तो 1 बाहर आएगा। तो अब इसका जो ये घनमूल वाला साइन खत्म करना, तो 3 जोड़े बन गए, 1 बाहर आ गया तो 7 बचा, ये बाहर आ गया तो 6 बचा। और इसको मैं कैसे, ऐसे नहीं लिख सकता, 1 से ही 1/6, ध्यान से देखो, 1 से 1/6 नहीं लिख सकता मैं इसको कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ। 7 को आप जब डिवाइड करोगे 6 से, 6 कम 6, 1 बचा, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये नीचे आता बटा के नीचे, या ऐसे लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 से ही ये, उसके बाद ये आएगा, फिर ये ऊपर आएगा और ये फिर नीचे आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो 1 से 1/6 लिख सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और मूव करेंगे हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ जो इस एग्जाम में आया था। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अच्छा जी, ये एक कोई रेलगाड़ी है जो यहाँ से जा रही है और एक खंबा आता है बीच में, इसको ये देखो यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा क्रॉस करने में 16 सेकंड लेगी। ठीक है जी, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर।
और ये 240 मीटर लंबी ट्रेन इस खंबे को देखो इस पॉइंट से शुरू करेगी और इस पॉइंट तक पूरा क्रॉस करने में वो 16 सेकंड ले लेगी। तो ये हमसे पूछना चाहता है कि रेलगाड़ी की चाल स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से चली हुई है वो, अगर 16 सेकंड वो समय ले रही है तो किस चाल से चली हुई है वो। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है स्पीड किसकी, रेलगाड़ी की। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमें बोल रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर आवर की स्पीड अपनी बनाई हुई है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, सी 60 किलोमीटर पर आवर, और डी 72 किलोमीटर पर आवर। तो लेट्स डिस्कस। अच्छा एक बात नोट करो, हमें स्पीड अच्छा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, यही फार्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक चीज नोट करो, मेरे को जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, और मेरे को जो दूरी दी हुई है वो है मीटर पर सेकंड। तो पहले तो मेरे को मीटर को ले जाना पड़ेगा किलोमीटर में, जो दूरी है उसको मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को किलोमीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को आवर में। तो कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है, फिर इस फार्मूले पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो एक दो टर्म इसके लिए यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक होती है 18/5 और एक होती है 5/18। अच्छा मेरे को बताओ इसमें से छोटी कौन है और बड़ी कौन है। यहां से यहां गुणा करो, 5 5 25, तो ये वाली छोटी होगी, और ये 18 × 18 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, 18 324 होगा ये, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये छोटी है और ये बड़ी है। तो मेरे को तो छोटी दी हुई है, मेरे को क्या, देखो मैं ये स्पीड का फार्मूला लगाता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 240 और टाइम 16 सेकेंड, और ये मीटर पर। मेरे को आंसर जो है वो निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो मेरे को देखो छोटी दी है, ये छोटी है ना, और मेरे को बड़ा बनाना है, मेरे को बड़ा बनाना है, तो मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा। अब 18/5 जब मैं इससे गुणा करूंगा तभी मेरा ये मीटर से किस, अब देखो जैसे ही मैंने 18/5 से गुणा किया ये हट जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये ध्यान रखना है। यहां से पता लगता है आपके पास छोटी थी, आपने बड़ी बनानी थी, तो बड़ी कौन सी, ये, तो बड़ा बनाने के लिए इससे गुणा, और छोटा बनाना हो तो इससे गुणा। तो 18/5 से गुणा कर दिया, क्योंकि आपको लग गया ना पता, मीटर को मैंने किलोमीटर में चेंज करना था और सेकंड को आवर में, इसलिए मेरे को बड़ी से गुणा करना पड़ा, और बड़ी 18/5 होती है। ठीक है, तो अब गुणा करके देख लो, काटते हैं काटो, और नहीं करते हैं तो अब देख लो 4 चौके, या यहाँ से 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ठीक है, 8 8 24 30, और 6 5 30, तो 9 6 54, और किलोमीटर पर आवर। ये आ गई रेलगाड़ी की स्पीड, और ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो 18/5, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसकी मदद से अगर आप चीज़ों को समझ के करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करवाता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ समझ में आई कि 18/5 से मैंने क्यों गुणा किया, क्योंकि मेरे पास मीटर पर सेकंड था और आंसर मेरे सारे किलोमीटर पर आवर में थे। तो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो मेरे को बड़ा में पहुंचना है तो मेरे को बड़ी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18/5 से गुणा किया और बाकी सॉल्व किया, जो कट रहे थे काटा, और हमारे पास ये आ गया अंततः 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका एक और तरीका ये है, जिनको ये चीज समझ में नहीं आई, देखो ये स्पीड का फार्मूला लगाना मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो मेरा मीटर में है, तो देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना, मैंने किलोमीटर में पहुंचना है अब। तो देखो मैं ऐसे उल्टा लिख सकता हूं, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो यहां से 1000 को मैं दूसरी तरफ, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ 1000 गुणा कर रहा था, दूसरी तरफ भाग करेगा। मेरे को 1 मीटर थोड़ा ना, 240 मीटर है, तो 240 मीटर यहाँ गुणा किया तो 240 यहाँ पर भी आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। तो देखो 240 मीटर की जगह मैं किलोमीटर में क्या लिख सकता हूँ, 24/100 किलोमीटर। तो मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, किलोमीटर में लिखना मैंने, तो मेरे पास आ गया 24/100 किलोमीटर।
बन गया। अब मैंने दूसरे को कन्वर्ट करना है जो सेकंड में दिया हुआ था, ये कन्वर्ट कर लिया। अब मैं टाइम को चेंज करूँगा। देखो 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, 3600 सेकंड में कितने होते हैं? 1 आवर होता है। तो 1 सेकंड में कितना होगा? ये 3600 यहाँ गुणा कर रहा है, उस तरफ भाग करेगा। 1 सेकंड में 1/3600 आवर होते हैं। तो मेरे को एक और नहीं, मेरे को 16 सेकंड का निकालना है। तो यहाँ पर भी 16 से गुणा, तो उस तरफ भी 16 से गुणा, 16/3600 सेकंड, सॉरी 3600 आवर। तो क्या ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, आवर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं? 16/3600 आवर। ये चीज़ समझ में आई आपको? कन्वर्ट कर लिया मैंने अब, क्योंकि मेरे आंसर इसमें थे इसलिए मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब कितनी रकमें बन गई? देखो ये रहा मेन बटे के ऊपर भी 2 रकमें, मेन बटे के नीचे भी 2 रकमें। तो इनको कैसे लिखते हैं? इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24/100। और जो नीचे वाली टर्में होती हैं वो चौथी कहाँ पर जाएगी? वो ऊपर जाएगी। ये चौथी वाली ऊपर, ये उल्टी हो जाती है बेसिकली। अगर आप इनको 4 का 2 बनाना चाहते हो तो, या ऐसे नहीं, ऐसे समझो, आपने 24 मैंने ये 4 नहीं रखनी, मैंने 2 में कन्वर्ट करनी है। तो ये वाला 3600 जो है वो ऊपर जाएगा, 24 के साथ गुणा करेगा, और ये नीचे वाले के साथ गुणा करेगा। तो 100 × 16 आ गया। बस ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने तो पहले चेंज कर लिया इनको। अब गुणा कटते हैं तो 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। और 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, 8 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 2 एकम 2, 2 6, 9 6 54, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो फिर से हमारा ऑप्शन डी, ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। रास्ते बदलने से स्थान थोड़ा ना बदल जाता है, जहाँ गंतव्य स्थल जहाँ पर हमें पहुँचना होता है, बेसिकली जो आंसर होता है आप तरीके बदल सकते हो, लेकिन आंसर तो वही रहना है ना। सो ये थी 10th क्वेश्चन की एनालिसिस। तो एक बार ऊपरी में आपको डिस्कस करता हूं, आज 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने पार्ट 4 है उसमें हमने कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं? जेबीटी का जो टीईटी हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, कब? जुलाई 2019 में। उसमें जो मैथ सेक्शन था, मैथ के कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जेबीटी का टेट एग्जाम होता है। उसमें से जो पहले 10 क्वेश्चन है उनको हम पार्ट 4 में डिस्कस कर चुके हैं, और रिमेनिंग के जो 20 क्वेश्चन, अब बचे कितने? रिमेनिंग के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।